राधे राधे दोस्तों। दरअसल यह घटना 21 साल पहले है, मेरे पतिदेव जी की और पड़ोस वाली भाभी की, जो आज उनकी आंखों के सामने आकर उनका अतीत उनको खाए जा रहा है। मेरे पतिदेव अचानक से उदास हो गए थे और वो मुझे अपनी कोई समस्या बता नहीं रहे थे। ना तो घर में कोई समस्या थी, ना हमारे बच्चों के बीच कोई समस्या थी, ना ऑफिस में। फिर आखिरकार मेरे पति देव जी ना तो कुछ खा रहे थे, ना मुझसे बातें कर रहे थे, ना उनका ऑफिस के काम में मन लग रहा था। मैंने उनसे जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे टालते रहे। फिर मैंने उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके पूछा कि आखिरकार आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तब उन्होंने हिम्मत करके मुझे बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक दिन मुझे खत आया। उस खत में लिखा था कि मेरी दोस्त की माँ इस दुनिया से चल बसी है। वैसे तो मैं बहुत दिनों से गांव नहीं गया। 21 साल पहले मैं गांव में किस तरह से रहता था वो मेरे आंखों के सामने घूमने लगा जब मैंने खत पढ़ा। कई बार मुझे खत आया, किसी दोस्तों के लड़कों की शादी का आया, तो और भी बहुत आया। लेकिन जब ये खत मैंने पढ़ा कि मेरे दोस्त की माँ इस दुनिया से चल बसी है, तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं उस दोस्त की माँ को चाची बुलाया करता था। वो भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। इसीलिए मेरे दिल ने कहा अब तो मुझे गांव जाना ही है। इसी बहाने मैं अपने गांव, अपने गलियों में बिताए हुए बचपन को भी तो देख लूँगा। और सुख में जाओ या ना जाओ, अगर मैं इस दुख में अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरे दोस्त का दुख कम हो जाएगा, वो मुझे पाकर बहुत खुश होगा। यही सोचते हुए मैंने जाने में बिल्कुल देरी ना की। जल्दी से मैंने 2 जोड़ी कपड़े रखा और बैग रेडी किया और चल दिया। मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर बस स्टॉप आता है, वहाँ से मुझे बहुत ही जल्दी बस मिल गई और संयोग बस मुझे सीट भी मिल गई, वो भी खिड़की के पास। मैं सीट में बैठा था। करीब 2 घंटे हिचकोले धक्का खाते हुए, लहराते हुए बस चल रही थी और मैं बस का आनंद लेते हुए अपने गांव के ख्वाबों में डूबा था। 2 घंटे चलने के बाद बस रेलवे फाटक पे पहुंची और वहां पर रुक गई। पता चला कि यहाँ से अभी आधे घंटे के बाद रेल गुजरने वाली है, जिसकी वजह से रेलवे फाटक बंद है। अंदर यात्रीगण बैठे हुए किचिर पिचिर करने लगे। कोई तो खाने की चीज़ें निकाल कर खाने लगे। कुछ बच्चे भी इधर उधर से खाने की खिड़कियों से सामान लेने लगे। कुछ खिड़कियों के पास आकर लोग बुलाने लगे, कुरकुरे ले लो, चने ले लो, ये ले लो। मेरी नज़रों ने भी बाहर देखना शुरू किया। मैंने सोचा कि इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय की चुस्की मिल जाए तो सफ़र का मज़ा और दुगना हो जाएगा। आखिरकार मेरी नज़रों ने ढूंढ ही लिया। मुझे सामने एक ढाबा दिखाई दिया। मैं इस ढाबे की तरफ लपका। ढाबे में बस के बहुत सारे सवारी जाकर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक पुरानी सी कुर्सी खाली पड़ी थी। मैं भी उसी में जाकर बैठ गया और एक लड़के को बुलाकर बोला, बेटा मुझे चाय लेकर आओ। उस लड़के ने बोला, हाँ अब भी लाता हूँ। वो चाय लेने चला गया। तभी मेरी नज़रें इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। मैं होटल को देखने लगा। तभी मेरी नज़र वहाँ पर एक औरत पर पड़ती है। वह औरत फटी सी साड़ी पहनी हुई थी, काला झुर्रियों वाला चेहरा था, बड़ी बड़ी आँखें। तभी उस औरत के पास होटल का मैनेजर आकर कहता है, अरे बुढ़िया, अभी तक तू यहाँ पर बैठी है, बर्तन नहीं धोए, तुझे दिख नहीं रहा है? बस रुकी हुई है और अभी यहाँ पर आधे घंटे फाटक बंद रहेगा और ना जाने कितनी बसें यहाँ पर आके रुकेंगी। चाय पीने के लिए कितने सवारी यहाँ पर आएंगे और सारे चाय के बर्तन यहाँ जूठे पड़े हुए हैं। किस बर्तन में चाय दूँ? गिलास भी एक भी साफ़ नहीं है। इतना उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए बिल्कुल बहुत ही भद्दे आवाज़ में उसे कहा। तब वो बुढ़िया बोलती है कि बाबूजी अभी धोती हूँ, अभी कुछ देर पहले जो गिलास धो के दी हूँ, जब तक आप उसमें चाय दीजिए। उस बुढ़िया की आवाज़ मेरे दिल में इस तरह से उतर गई कि मेरा पूरा ध्यान उस बुढ़िया की तरफ गया। मैं उसके चेहरे की तरफ लपका, दूर खड़ा होकर उसे देखने लगा। ऐसा लगा कि मैं इससे जाके बातें करूं, मैं तो इसे जानता हूं। लेकिन जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखना और मेरे दिमाग में जोर डाला कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा है, तो मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ धुंधला सा लग रहा था कि कहीं तो मैंने इसे देखा है। मैंने अपने दिमाग में बहुत जोर डाला, बहुत याद किया, बहुत सोचने की कोशिश की कि मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन बात क्या है मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने अपने दिमाग में इतना जोर दिया लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया।
फिर जिस लड़के को मैंने चाय के लिए बोला था वो लड़का मेरे पास आकर बोला, बाबूजी आप बैठिए, लीजिए आपकी चाय तैयार है। मैंने चाय की चुस्कियाँ ली। चाय ख़त्म होते ही आवाज़ आने लगी। उधर से बस का कंडक्टर बोलने लगा, अरे अरे चलो चलो, बस चलने का टाइम हो गया है, रेल गुजर चुकी है यहाँ से। तभी मैंने भी थोड़ी सी बची हुई चाय को जल्दी से गटक कर गिलास रखा और पैसे दिया और जाकर बस में बैठ गया। अब तो मैं गांव के बारे में सोचता रहा। उस बुढ़िया को मुझे याद नहीं आया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आते जाते पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, उनमें से कोई एक ये भी होगी। इस तरह से अब मैं 2-3 घंटे के सफ़र के बाद अपने घर पहुंच गया। करीब 3 घंटा लगा होगा। तभी मैं अपने घर पहुंचा। गांव की गलियों में पहुंचा। मैंने देखा कि मेरे दोस्त के यहाँ कुछ मेहमान और कुछ लोग आए हुए थे। उन मेहमानों को मैं इधर उधर से पहचानने की कोशिश करता हुआ दोस्त के घर के अंदर प्रवेश हुआ। तभी मेरा दोस्त मुझे देखकर उदास चेहरे से आकर मेरे गले लग गया और रोने लगा। मैंने कहा, दोस्त रो मत, सबके साथ समय जाता है, मुझे देखो, मेरे भी माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तभी मैं जी रहा हूँ ना। मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाया। वो मुझे बोला, ठीक है बैठो दोस्त। उसने मुझे बैठाया, अपनी आंखों से आंसू साफ किया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि देखो जी कौन आया है, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त आया है। उसकी पत्नी ने मुझे नमस्कार किया और कहा, बैठिए भाई साहब, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तब वो मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। भाभी जी चाय नाश्ता रख कर चली गई। अब हम दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। मेरा दोस्त कह रहा था कि क्या रे, क्यों भूल गया मुझे, मैंने कितने खत डाले लेकिन एक भी लेटर का तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें मेरे खत मिले नहीं? तब मैंने कहा कि खत तो मिले, तुम्हारी बेटी की शादी का भी खत मिला, लेकिन देखो इतना कामों में व्यस्त रहा कि मैं आ न पाया। तब उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी में तो नहीं आया, लेकिन तुमने अपने बच्चों की शादी कर दी क्या? क्या तुम्हारे बेटे की शादी हो गई? तब मैंने शक पकाते हुए जवाब दिया, अरे हाँ दोस्त, राहुल की तो हो गई है। तब उसने कहा, राहुल की शादी हो गई और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने कहा, दोस्त ऐसे टाइम में राहुल की शादी हुई कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल राहुल मुंबई में ही पढ़ने चला गया था। वो वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पर उसे उसके साथ उसके कॉलेज में ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। जैसे ही मुझे खबर मिली तो नाम बदनाम ना हो, इसलिए मैंने उसकी शादी तुरंत कर दिया और ज़्यादा इधर उधर रिश्तेदारों को भी बुला नहीं पाया। मुझे लगा कि सीधे सादे तरीके से भी शादी कर दे तो शादी हो जानी चाहिए। राहुल ने भी कहा कि पापा मुझे ज़्यादा धूमधाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई भी चल रही है। इसी तरह से वो शादी कर कर वहीं मुंबई में ही शिफ्ट हो गया है। राजीव और राखी दोनों अभी पढ़ रहे हैं। मैं उन दोनों की शादी में तुम्हें पक्का बुलाऊंगा, कैसे भूलूंगा। इस तरह से मैंने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा। मेरा दोस्त नाराज़ होते हुए कहा कि अरे क्या ज़रूरत है राजीव और राखी की शादी में बुलाने का, तेरा कोई भरोसा नहीं, तुम उनकी शादी भी ऐसे ही कर देगा, फिर कोई ना कोई बहाने लगा देगा। मैंने बात को टालते हुए कहा, अच्छा चलो बताओ और क्या चल रहा है तुम्हारा बिजनेस का, भाभी जी की तबीयत कैसी रहती है? तब उसने कहा, अरे हो गया दोस्त, सब चल रहा है, बस भाभी जी की तबीयत का क्या पूछना, बच्चों की शादी विवाह हो गया है, बेटा भी अभी पढ़ाई करके ही शादी करेगा, भाभी जी के ऊपर घर का पूरा बोझ आ गया है, बेटियां घर से निकल चुकी हैं, अब तो भाभी जी घर का काम कर कर के ही बीमारी के जैसे बनी रहती। इस तरह से वो अपने घर की हाल बताने लगा। तब मैंने चाय नाश्ता करके कहा कि दोस्त चलो थोड़ा सा गांव की गलियों में घूम के आता हूँ। उसने कहा, ठीक है तुम थोड़ा टहल लो, और आए हुए मेहमानों का मुझे देख रेख करना है, इसलिए मैं अकेला ही घर से निकला। जैसे ही मैं निकला तो मुझे याद आया कि यहीं तो दूसरी गली में मेरा घर भी है, चलो मैं अपने घर में जाता हूँ। वैसे मेरा घर 21 साल पहले ही बिक चुका था, तो भी मैंने सोचा कि चलो मैं अपने घर में ये देखता हूँ कि मेरे घर में रहने वाले कितने अच्छे से मेरे घर को संभाल के रखे हैं, तैयार करके रखे हैं। मैं वहाँ गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तभी वहाँ से एक अंकल आए। वो मुझे पहचान नहीं पाए। मैंने उनसे कहा कि मैं इस घर में पहले रहता था 21 साल पहले। अंकल बोले, अरे 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 संजय भैया,
तो इसका मतलब आप इस घर के पुराने मालिक हो, कैसे याद किया, आइए आइए अंदर आइए। वो मुझे बड़े स्वागत के साथ अंदर लेकर गए। मैं घर के अंदर गया, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मैंने घर में इधर उधर दीवार में देखा। मन ही मन मैंने सोचा कि यहाँ पर हमारी फ़ोटो हुआ करती थी, यहाँ पर हमारी टीवी हुआ करती थी, यहाँ पर हमारा किचन, ये सारी चीज़ें हमने देखा। लेकिन अब वो सब चीज़ें अलग हो गई थी, क्योंकि जिसको मैंने घर बेचा था वो अंकल अब अपने हिसाब से उस घर में सारी चीज़ें सेट कर चुके थे। उन्होंने कहा, संजय भैया चाय नाश्ता कीजिए, अभी मैं मंगवाता हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के यहाँ से अभी सब कुछ खा पी के आ रहा हूँ, मैं बस घर के को अंदर से देखना चाहता था, मेरी दिल में ऐसी इच्छा हुई इसलिए अंदर आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका ही घर है, जब आपका दिल करे आ जाए ना। इस तरह से उन्होंने मेरा बड़े अच्छे से स्वागत किया। मैं घर के बाहर निकला, तभी मुझे अपने सामने वाली भाभी की याद आई। मैंने सोचा कि यहाँ मेरी सामने जो भाभी रहती थी, फिर मैंने उन अंकल को आवाज़ देकर पूछा, बोला अंकल जी यहाँ पर जो सामने दादा रहते थे तो उनका परिवार अब कैसा है? उन्होंने कहा, अरे संजय भैया क्या पूछना, उनकी कोई औलाद थी नहीं, और जो वो दादा थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब मैंने कहा कि उनकी पत्नी यानी कि माधवी भाभी? उन्होंने कहा कि माधवी भाभी का कुछ पता है कि वो यहीं पर किसी होटल में काम कर रही हैं। तब मैंने कहा होटल में मतलब कौन से होटल में? तब वो अंकल कहने लगे कि ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ से 2 घंटे पहले जो एक ढाबा आता है रेलवे फाटक के पास, उसी होटल में वो कुछ काम उन्हें मिला है, वहीं पर काम कर रही। आखिर बेचारी करती क्या? उन्होंने बहुत इधर उधर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ दिनों तक गुजारने की कोशिश की, लेकिन कोई सहारा ना मिला। उन्होंने अपना घर बेचकर और अपने पति की बीमारी में सारे पैसे लगा दिए। भाड़े से घर ले रखा था, लेकिन कई महीनों तक किराया ना चुकाने के बाद मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब उनके पास कोई रहने का भी ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो अपने लिए काम ढूंढने लगी। किसी के घर में उन्हें काम तो मिला नहीं, फिर भला हो उस होटल वाले का जो उन्हें सहारा दिया, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने अपने दिमाग में जोर डाला कि हो सकता है कि उस होटल में वो भाभी ही होंगी जो काम कर रही थी, शायद मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मेरे दिमाग में जैसे ही ये बात आई, मैंने कहा कि ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलूँगा। इस तरह से कहकर मैं झटपट अपने दोस्त के घर में गया और अपना बैग उठाया और मैंने कहा कि दोस्त अब मुझे यहाँ से जाना है। उसने कहा अभी आया और अभी चल दिया। मैंने कहा या अभी कहाँ आया, हमें यहाँ आए हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं और मैं घर में भी बहुत ज़रूरी काम छोड़कर आ गया हूँ, इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी है। दोस्त ने कहा चलो ठीक है, 4 घंटे के लिए ही सही तुम आए तो अब मुझे याद रखना, जब मैं भी कभी खत भेजा तो ज़रूर जवाब देना, और तुम भी खत लिखते रहना दोस्त, इस तरह से भूल नहीं जाते। मैंने उसकी बातों को जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ दोस्त क्यों नहीं, मैं ज़रूर भेजूँगा, और पहुँचते ही मैं तुम्हें खत खुद ही लिखूँगा कि मैं पहुँच गया हूँ। मैंने जल्दी से ही दोस्त से विदा लिया और बस में बैठा। वही 2-2.5-3 घंटे में बस चली और मैं उसी ढाबे में वापस पहुँच गया। ढाबे में पहुँचकर मैं फिर से उसी बूढ़ी औरत को ढूंढने लगा। मैं उसी होटल के पीछे गया जहाँ वो बर्तन धोया करती थी। वहाँ पर मैंने देखा कि वो बर्तन धो रही थी। मैंने आवाज़ दिया, माधवी भाभी। तब उसने अपना नाम सुनकर चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मैं सामने खड़ा था। उसने मुझे देखा और कहा, आप कौन हैं? मैंने कहा, आप मुझे नहीं पहचानी? मैं संजय, आपके पड़ोस में जो रहता था, राहुल का पिता। तब उसने कहा, अरे आप, मैं आपको कैसे पहचान पाती? आपके बाल तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, आपका चेहरा तो लटक गया है। तब मैंने कहा, अरे भाभी, आपके सिर में भी तो एक भी काले बाल नहीं बचे हैं, आपका चेहरा कांच की तरह चमकता था, आपके चेहरों में भी तो बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई हैं। इतना मैंने कहा, तभी
माधवी भाभी ने छोटी सी हंसी जाहिर की अपने चेहरे में और फिर मायूस हो गई। उनके चेहरे में एकदम उदासी छा गई। मैंने कहा, भाभी आप यहाँ क्यों काम कर रही हैं? तब उन्होंने बताना शुरू किया कि संजय भैया आखिर करते तो करते क्या, तुम लोग तो 21 साल पहले वहाँ से अपना घर बेचकर चले गए और मेरा फिर क्या हुआ ये कैसे पता? मैंने आपको 1-2 बार खत लिखा, 1-2 बार जवाब आया, लेकिन बाद में कोई जवाब नहीं आया। आपके जाने के बाद दादाजी की तबीयत और बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। आपके दादा दिन प्रतिदिन बीमार होने लगे। मैं अपने पति की दवाई के लिए अपना घर बेचकर फिर भी उनको ना बचा पाई। जब तक मेरे पैसे थे मैं उनके पीछे लगाती रही, लेकिन एक दिन वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली हो गई और मेरा कोई सहारा ना था। मुझे एक एक रोटी के लिए लाले पड़ने लगे। मैं घर में गांव में जाकर घर घर काम मांगने लगी, लेकिन कोई मुझे अपने घर में रहकर काम देने के लिए तैयार नहीं था। मेरी उस समय की जवानी और खूबसूरती को देखकर हर महिला यही कहती थी कि ये काम कम करेगी और मेरे पतियों पर डोरे ज़्यादा डालेगी। मेरी उम्र, मेरी जवानी ने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह से मैं काम ढूंढते ढूंढते इस होटल तक आई और इस होटल और ढाबे का जो मतलब इस ढाबे का मालिक है उसको मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे काम दे दिया। मैं भी वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा। भाभी की कहानी ख़त्म होते ही मैंने अपने दिमाग में जोर डाला कि वो भी क्या दिन थे जब भाभी इस तरह से सुंदर और खूबसूरत हुआ करती थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप यहाँ पर इस तरह से काम कर रही हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तब भाभी ने कहा कि क्या करें संजय भैया, काम तो करना ही पड़ता है। तभी वो होटल का मालिक आ गया और डांटते हुए कहता है, अरे बुढ़ी, तू यहाँ पर बैठी बैठी बातें कर रही है और काम कम कर रही है। तुझे हम यहाँ पर काम के लिए रखे हैं, अब तेरा काम में मन नहीं लगता, तू पहले के जैसे काम नहीं करती, तू मुझे बता दे काम नहीं करना है क्या? तब मुझे उसकी इस तरह से बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आई और मैं दौड़कर उसके कॉलर को पकड़ लिया और कहने लगा, तमीज़ से बात नहीं करता क्या? तेरी माँ समान औरत है और तू इस तरह से चिल्ला के बात कर रहा है। वो होटल का मैनेजर मुझे झटकते हुए बोला, अरे तुमको इतनी बड़ी हमदर्दी है क्या? तो इस औरत को यहाँ से लेके जाओ। उसके इतना कहते ही मैं चुप हो गया और उसने और सारे वहाँ के कर्मचारियों को बुला लिया और मुझे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। भाभी की आंखों में आंसू था। वो इस तरह से माहौल को देखकर रोने लगी। मुझे भी इस तरह से उम्मीद नहीं थी कि मैं भाभी के साथ अच्छे से बात भी नहीं कर पाऊँगा। अब तो मैं अंदर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि हो सकता है कि मेरे साथ मारामारी ना हो जाए। सारे होटल के कर्मचारियों ने मुझे धक्के मारकर बाहर जो निकाल दिया था। अब मैं वहाँ गुस्से से और अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस से बस में बैठा और 2-2.5 घंटे के बाद मैं अपने घर आ गया। घर आया, मेरे आंखों में वही होटल का नज़ारा छाया हुआ था। उस होटल के मंजर को मैं भुला नहीं पाया। मैं बहुत उदास था, मुझे भूख नहीं लग रही थी। मुझे बार बार भाभी की वो फटी साड़ी और वो उनके कांपते हुए हाथ याद आ रहे थे। मैं मेरी पत्नी को कहा कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। मैं तुरंत हाथ पैर धोया, कपड़े चेंज किया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। मैं वहाँ सोचने लगा। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब भाभी शादी करके आई थी। दादा हमें अपने छोटे भाई की तरह मानते थे, हमारे पूरे परिवार को अपना समझते थे। वो मेरे माता पिता के ज़माने से ही अपना मानते थे। मेरे पास माता पिता का भी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छे से संबंध था। मेरे माता पिता जब कभी बाहर जाया करते थे तो उनकी देख रेख में मुझे छोड़कर जाया करते थे। बोलकर जाते थे कि बेटा मेरे संजय का ध्यान रखना। इसीलिए वो दादा मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही समझते थे। लेकिन उनकी पहली पत्नी से कोई संतान ना हुई और किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी किया। जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 50 साल की रही होगी, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि उनकी शादी हुई तो माधवी भाभी की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। इस तरह से वो अपने
शादी में हम सबको बुलाए और वो भाभी इतनी खूबसूरत लग रही थी, 25 साल की उम्र, सांवला रंग, चेहरा तो वैसे चमक रहा था जैसे कि कांच हो, एक दाग ना धब्बे चेहरे में, काले काले लंबे बाल, बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी हुई थी, सफ़ेद साड़ी, और साड़ी में चौड़े चौड़े लाल बॉर्डर लगे हुए थे, बाल को आगे किए हुए। ऐसे लग रहा था कि किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं है। धीरे धीरे सर झुकाए चलते हुए आकर दादा के बगल में बैठ गई। तब उन्होंने परिचय करवाते हुए कहा, देखो ये संजय है, ये मेरे छोटे भाई जैसा है। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए मुझे नमस्कार किया। इस तरह से दादा ने मुझे माधवी भाभी से परिचय करवाया था। वहाँ आए हुए सभी मेहमानों के स्वागत में भाभी सबको हाथ जोड़कर छोटी सी प्यारी सी स्माइल देते हुए सबको नमस्कार कर रही थी। भाभी का व्यवहार इतना अच्छा था कि कुछ ही दिनों में हमारा दिल जीत लिया। अब भाभी के घर हमारा पहले से ही आना जाना था, लेकिन भाभी के आने के बाद भी हमारा आना जाना कम नहीं हुआ। इसी तरह से एक दिन हम लोग खेलने बैठे हुए थे, भाभी दादा का सहयोग कर रही थी। तभी मैंने कहा कि भाभी आप हमारे साथ इस तरह से चीटिंग नहीं कर सकती, आप दादा का सहयोग कर रही हैं मुझे हराने के लिए। तब भाभी मेरी तरफ हंसते हुए कहा, अरे मदद तो मैं आपकी भी कर सकती हूँ, बस आप इजाज़त दें। मैं कुछ शर्मा कर कहने लगा कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। और फिर हमारा खेल जारी था। तब दादा उन्हें बताते हुए कहने लगे कि ये संजय है, इसकी भी 2 शादियां हुई है। एक पत्नी से इसका एक बेटा राहुल है और दूसरी पत्नी से इसके 2 बच्चे, राजीव और बिटिया का नाम राखी है। इस तरह से दादा ने मेरा परिचय आगे बढ़ाया। मुझे ये बात अच्छी तो नहीं लगी कि दादा ने उन्हें बताया कि मेरी 2 शादियां हुई है। फिर भी हमारा खेल जारी रहा। कुछ ही पलों के बाद खेल ख़त्म हुआ। तब मैं अपने घर आया। वहाँ आकर मैंने अपनी पत्नी से ऐसे ही तारीफ़ कर दिया कि दादा की पत्नी बहुत ही अच्छी हैं। मुझसे गलती हो गई। मेरी पत्नी इस बात पर नाराज़ होते हुए कहा कि तुम दूसरों की पत्नियों को हमेशा अच्छाई देखो, कभी मुझ में मत देखो कि घर में मैं कैसे कैसे 3-3 बच्चे संभालती हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या बीत रही है। बस तुम्हारा दादा और तुम्हारी भाभी, उन्हीं में तुम खोए रहते हो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि इसको मिर्ची लगी है, ये जलन गई है और मैं भूल गया था कि अपनी पत्नी के सामने कभी भी दूसरी औरत की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। इस तरह से मैंने बात को काटते हुए कहा कि अच्छा तुमने खाने में क्या बनाया है? राखी बिटिया ने खाना खाया कि नहीं? तब उसने कहा कि राखी सो गई है और मेरे लिए खाना लेने चली गई। यूं ही हमारा चलता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरी पत्नी ने मुझसे नाराज़ होते हुए कहा कि राहुल को तुम ध्यान देते नहीं हो, मेरी कैसी कैसी पड़ोस में नाक कटवा रहा है। पड़ोस वाले क्या समझेंगे कि सौतेली माँ अपनी बच्चे को खाना नहीं देती है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तब उसने कहा कि वही जो तुम्हारी माधवी भाभी है, वो उसके घर खाना मांग के जाता है। तुम जाते थे, अब तुम्हारा बच्चा भी मांग के खाना जाने लगा। मैंने कहा कि रुको, मैं राहुल को समझाती हूँ। तब मैंने राहुल को बुलाकर पूछा कि राहुल बेटा, ये गलत बात है, तुम बाहर खाना खाने क्यों जाते हो पड़ोस में किसी के घर में? तब उसने कहा कि पापा मैं किसी और के घर पे खाना खाने नहीं जाता, मैं तो सिर्फ माधवी आंटी के घर पे ही खाना खाता हूँ। तब मैंने कहा कि क्यों खाते हो? माधवी आंटी को अच्छा नहीं लगेगा ना रोज़ रोज़ खाना देना। तब उसने कहा कि पापा मैं माधवी आंटी से खाना नहीं मांगता, माधवी आंटी मुझे खुद ही ज़बरदस्ती खाना देती है। और पापा इधर मम्मी मुझे मेरे भूख लगने पर खाना नहीं देती, राजीव भाई और राखी बहन के लिए ही पूरा दिन लगी रहती है। जब भी मैं खाना मांगता हूँ तो मुझे कहती है कि रुक अभी देती हूँ, रुक अभी देती हूँ। इस तरह से करते करते मम्मी भूल जाती है। एक दिन मम्मी ने ही मुझे बोला कि जा बाहर खेल के आ, फिर बाद में आओ तो खाना देती हूँ। तभी मैं बाहर खेलने चला गया और वहाँ खेलते खेलते मैं गिर गया था। वहाँ से माधवी आंटी निकली और मुझे गिरा हुआ देखकर उठाने लगी। मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट आई थी। आंटी ने पूछा कहीं लगी तो नहीं बेटा? मैंने कहा नहीं आंटी, बस थोड़ा सा घुटने में छिल गया है। आंटी ने कहा अरे रे रे, थोड़ा सा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और मुझे उठाकर खड़ा किया। उसने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो? मैंने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए आपका नाम बताया। तब आंटी बोली कि अच्छा तुम संजय भैया के बच्चे हो।
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे घाव को साफ़ कर देती हूँ और इसमें दवाइयाँ लगा दूँगी। इस तरह से आंटी मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गई और मुझे वहाँ पर उसने बैठाया और मुझे खाने के लिए नमकीन बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें दिया। फिर आंटी ने मुझे खाना भी खिलाया। इस तरह से आंटी ने मुझे कहा कि कल फिर से आना। फिर जब मैं दूसरे दिन गया तो आंटी ने मुझसे पढ़ाई के बारे में भी पूछा। मैंने कहा, आंटी मुझे होमवर्क करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, मम्मी भी बिजी रहती है, मम्मी पढ़ा नहीं पाती है और मेरा कोई ट्यूशन भी नहीं लगा है। इस तरह से आंटी ने मुझे अपना बैग मंगवाया और फिर आंटी ने मेरा सारा होमवर्क करवाया। फिर आंटी ने मुझे बोला कि जब तुम्हारा होमवर्क अच्छे से नहीं होगा, कोई पढ़ाई का तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी। इस तरह से पापा मैं आंटी के पास रोज़ पढ़ने जाता हूँ और जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर आंटी खाना भी देती है। मुझे भूख लगी रहती है, इसलिए मैं आंटी का खाना खा लेता हूँ। इस तरह से राहुल ने मुझे बताया। आखिरकार राहुल 11 साल का बच्चा ही तो था, 5वीं क्लास में था। इधर मेरी पत्नी को ध्यान देना चाहिए ना उस पर। जब बच्चे भूखे रहते हैं तभी तो कोई देता है, कुछ खा लेते हैं, वरना ऐसे पेट भरे रहने पर कौन क्या खा लेता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब राहुल ने मुझसे कहा कि पापा आप मुझे मना मत करना, मैं आंटी के पास पढ़ने जाऊंगा पापा। आंटी पढ़ाती है तभी मुझे स्कूल में मार नहीं पड़ती, मुझे सब कुछ आने लगता है। इस तरह से मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम आंटी के पास जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने भी इधर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो माधवी भाभी के पास राहुल जाता है तो मांग के नहीं खाता, वो खुद ही सामने से खाना देती है। और एक बात और सुनो, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं रहता, तुम दो बच्चों को इधर संभालती हो और उधर माधवी भाभी राहुल को अच्छे से पढ़ा भी देती हैं। देखो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं राहुल को कहीं ट्यूशन लगा दूँ, नहीं तो फिर तुम ही राहुल को पढ़ाया करो। मैंने इस तरह से टाइट आवाज़ में बोला। तभी मेरी पत्नी ने सोचा कि चलो अच्छा है, पीछा छूटा हो एक बच्चे से। पता नहीं उसके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि नहीं। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारा लड़का जाने। इस तरह से उसने अपने मुंह को बंद किया। अब मेरा राहुल भी पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया था, वो हमेशा पढ़ाई में उसका मन लगा रहता था। मैं इस तरह से एक दिन गया और माधवी भाभी को उनका धन्यवाद बोला। तब माधवी भाभी ने कहा कि संजय भैया आप मुझे धन्यवाद क्यों बोल रहे हो, क्या राहुल मेरा बच्चा नहीं है? वो भी तो मेरा बेटा ही है ना। जब वो मुझे बड़ी माँ करके बुलाता है तो मेरे दिल में ठंडक पड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल मेरा अपना बेटा ही है। वो मेरे पास आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ संजय भैया कि आप राहुल को मत रोकना, मुझे मेरे पास उसको आने देना। मैंने कहा भाभी मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? भाभी ने हंसते हुए कहा कि राहुल के मेरे पास भेज कर। फिर मैं वहाँ से चला गया। अब राहुल रोज़ अपनी बड़ी माँ के पास जाता और वहाँ से उसे माँ का प्यार मिलता। राहुल भी बहुत खुश रहने लगा। माधवी भाभी उसे इतने अच्छी तरह से पढ़ाने लगी कि वो अपनी क्लास में 5वीं में आगे नंबर आया। फिर इसी तरह से दिन बीते, समय बीते, मेरा तबादला हो गया, मैं दूसरे शहर में आ गया। कुछ दिनों तक हमारी चिट्ठियां आती जाती रहीं। फिर इसी तरह से हमारा संपर्क बंद हो गया। मैं अपने काम में बिजी रहा और उधर ना जाने भाभी अपने समय के साथ लड़ती जूझती रही। फिर एक दिन वही हमारी मुलाकात ढाबे में हुई। इस तरह से जब मैं सोच ही रहा था तभी मेरी पत्नी ने आवाज़ दी, अरे कब से बुला रही हूँ खाने के लिए, खाना खाने को बोल के अंदर चले गए और आए नहीं। मेरी अचानक से सोच खुली और मैं गया, खाना खाया। फिर मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मुझे बार बार यही लग रहा था कि आखिरकार भाभी के साथ ऐसा सब कुछ हो गया। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा, मैं कैसे भाभी की मदद करूं, क्या करूं मैं भाभी के लिए। मैं यही सोच ही रहा था, मेरा हफ्ते निकल गया था। फिर अचानक से मेरे बेटे राहुल का मुंबई से फ़ोन आया। उसने कहा पापा इधर मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसकी मेट अच्छे से जो मैंने दाई लगाया हुआ है वो देखभाल नहीं करती। मैं और आपकी बहू हम दोनों काम पर चले जाते हैं, तो हो सके तो कुछ दिन के लिए आप मेरे पास आ जाइए ना, आपके साथ रहकर बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा बेटा मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं कैसे आ जाऊँ, और बच्चों को संभालना मेरे बस की बात तो अभी इस उम्र में नहीं है। तब उसने कहा हाँ पापा वो भी आप ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मुझे ही लगता छुट्टी लेना पड़ेगा। इस तरह से कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। मैं जैसे ही फ़ोन रखा मेरे दिमाग में सटाक से एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं
राहुल की मदद करने के लिए कुछ ऐसा करूं कि माधवी भाभी को उसके घर में रख दूं और इधर माधवी भाभी को भी घर मिल जाएगा अच्छे से रहने को, और उधर राहुल को भी एक अच्छी सी आया मिल जाएगी। राहुल वैसे भी बचपन में बड़ी माँ कह के बहुत प्यार किया करता था माधवी भाभी से। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। फिर मैंने तुरंत फ़ोन घुमाया और राहुल को कहा कि राहुल, मैं तुमसे अब भी बात करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, यदि चाहो तो तुम इससे बहुत खुश रह पाओगे। तब उसने कहा, हाँ पापा बताइए क्या बात है। तब मैंने कहा कि गांव में जब तुम छोटे थे तो तुमको अपनी बड़ी माँ याद है। मैंने उसको याद दिलाते हुए कहा। तब राहुल ने कहा, हाँ पापा, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ बड़ी माँ को। बड़ी माँ ने ही मुझे अपनी माँ का प्यार दिया था। मेरी माँ तो बचपन में ही जन्म देकर मुझे छोड़कर चली गई थी और छोटी माँ ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। आज जो कुछ भी हूँ मैं बड़ी माँ की वजह से ही हूँ। बड़ी माँ ने मुझे पढ़ाई इतनी मजबूत कर दी थी मेरी पहले की ही, तभी तो मैं आगे पढ़ पाया हूँ, नहीं तो शायद आज मैं कब का पीछे ही पड़ा होता। तब मैंने कहा कि हाँ बेटा, जो भी तुम बोल रहे हो बिल्कुल सच है। सुनो, बड़ी माँ तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी में है। मैंने उसे सारी बात बता दी जो जो मैंने देखा था। राहुल ने कहा, पापा आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी पत्नी से भी तो सलाह ले लूँ, वो क्या चाहती है, वो क्या इस तरह से रखने के लिए बड़ी माँ को तैयार होगी कि नहीं। तब मैंने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने घर में बात करके देख लो, फिर जैसा भी होगा, लेकिन बड़ी माँ के बारे में सोचना ज़रूर और मुझे बताना कि क्या करना है। इस तरह से मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब मेरे मन में अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी कि कितना जल्दी राहुल का फ़ोन आए, राहुल मुझे बताए कि उसने क्या सोचा, उसकी पत्नी ने क्या सोचा। मैं उसकी बातों का ही इंतज़ार कर रहा था, उसके फ़ोन का। लेकिन दूसरे दिन तक सुबह में उसका फ़ोन नहीं आया। आखिरकार दोपहर हो गई, मैं फ़ोन का इंतज़ार ही करता रहा। फिर अचानक से दूसरे टाइम मतलब शाम को फ़ोन की घंटी बजी। मुझे लगा ज़रूर राहुल का ही फ़ोन होगा। मैं फ़ोन की तरफ लपका और बोला, हाँ राहुल, बताओ बताओ तुमने क्या सोचा। तब राहुल ने बताया कि पापा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पहले तो मेरी पत्नी मानी नहीं। मैंने उसे बताया कि हमारे लिए एक अच्छी औरत मिल जाएगी हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। फिर जब वो नहीं मानी तब मैंने उसे बचपन की सारी बात बताई कि आज जो भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इंजीनियरिंग तक पहुँच पाया हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी माँ की वजह से। तब मेरी पत्नी ने वो बात सुनने बड़ी माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई और कहा है कि आप बड़ी माँ को जल्दी से यहाँ पर बुला लो। राहुल ने इतना कहा कि मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने राहुल को कहा कि तुम जल्दी से मुंबई से मेरे पास आ जाओ। राहुल मेरे पास आया और हम लोगों ने एक टैक्सी बुक किया। टैक्सी बुक कर हम लोग उसी ढाबे में पहुँच गए। जैसे ही हम लोग उस ढाबे के अंदर गए, मैंने माधवी भाभी को ढूंढना स्टार्ट किया। मैं वहीं पर गया जहाँ वो बर्तन धो रही थी। मैं वहाँ जाकर बोला, माधवी भाभी। तब उसने मुझे देखकर कहा कि अरे संजय भैया, आप वापस आ गए, क्यों। तब उसने मेरी तरफ आश्चर्य की नज़रों से देखा। मैंने कहा, पहले तुम इन बातों को छोड़ो और देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। माधवी भाभी ने कहा, किसे लेकर आए हैं। तब मैंने कहा, सामने तो देखो ये कौन है। उन्होंने बहुत पहचानने की कोशिश की लेकिन उनकी नज़रें पहचान नहीं पाई। फिर मैंने कहा, अरे तुम्हारा राहुल। तब राहुल ने भी कहा, बड़ी माँ। तब माधवी भाभी ने कहा कि अरे कितना बड़ा हो गया है, जब मुझसे दूर गया था तो सिर्फ 9 साल का था, अभी तो देखो कितना जवान और बड़ा हो गया है। तब राहुल ने हंसते हुए कहा कि बड़ी माँ, आप भी तो कितनी बूढ़ी हो गई हैं। फिर हम तीनों लोग हंसने लगे और हमने कहा कि वाह, जल्दी से चलिए, हम लोग आपको लेने आए हैं। माधवी भाभी कहने लगी, लेने आए हैं, कहाँ लेके जाएंगे संजय भैया, हमारी ज़िंदगी तो अभी इसी होटल में कटने वाली है। हमारी बातें चल ही रही थी कि होटल का मैनेजर वापस आ गया और मुझे देखकर कहने लगा, अरे तुम वापस आ गए, यहाँ क्या करने आए हो। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो। इतने में राहुल बोल उठा, ये मेरी माँ है, दूर हटो। इस तरह से वो सकपकाया। फिर हमने वहाँ से माधवी भाभी को टैक्सी में बैठाकर लेके आए और मैं रास्ते में उतर गया। राहुल अपने साथ बड़ी माँ को लेकर मुंबई चला गया। वहाँ पर उसकी पत्नी उसका अपने सास जैसे व्यवहार के तरह से स्वागत किया। बड़ी माँ भी कुछ दिनों तक वहाँ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डरी सहमी सी, क्योंकि इतने तकलीफ़ों से निकलने के बाद एडजस्ट होने में तो टाइम लगता है। उसने राहुल की पत्नी का स्वागत और प्यार देखकर उस घर को अपना लिया। उसने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से अपनाया
अब राहुल और राहुल की पत्नी भी बहुत खुश थे। एक दिन राहुल की पत्नी ने मुझे थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया कि पापा जी आपने मुझे बहुत अच्छी माँ ला कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। पहले ही आप बताए होते तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती। ये तो मेरी माँ जैसी हैं। मेरा और राहुल का और मेरे बच्चे का इतना अच्छे से ध्यान रखती हैं कि मुझे कुछ सामने से बोलने ही नहीं पड़ता, और बच्चे को ही बहुत अच्छे अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं। इस तरह से ये बातें सुनकर भी मुझे और बहुत खुशी हुई। मुझे पहले से ही पता कि हमारी माधवी भाभी है ही इतनी अच्छी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।